Hello dear viewers of the educators, we hope that you all are fine and doing well. So we are back with our new lecture on method of exchange control. हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से exchange control को undertake किया जाता है, इस process को undertake करते हैं. So according to Professor Paul Inzing, there are 41 methods. बट क्योंकि 41 मेथड्स तो हमें पढ़ना नहीं है, तो बेसिकली हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे बिटवीन यूनिलेटरल मेथड्स एंड बाई और मल्टीलेटरल मेथड्स. तो पहले हम लोग फोकस करेंगे यूनिलेटरल मेथड्स के ऊपर. सो द फर्स्ट मेथड इज टू रेगुलेट द बैंक रेट. अगर हम बैंक रेट की बात करते हैं तो दैट इज़ अ टर्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि किस तरीके से बैंक रेट का इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशन होता है. हम उतनी डेप्थ में ना जाते हुए सिर्फ ये बता देंगे कि कमर्शियल बैंक को जिस रेट से सेंट्रल बैंक से एक तरह का लोन मिल रहा है वो है बैंक रेट, और क्योंकि वो एक तरह की लोन की कॉस्ट है जो कि कमर्शियल बैंक को देनी पड़ती है सेंट्रल बैंक को, तो लोन की कॉस्ट है बैंक रेट. तो अगर बैंक रेट बढ़ता है किसी इकोनॉमी में, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो राइज, एंड व्हेन द इंटरेस्ट रेट राइज द फॉरेन कैपिटल विल मूव इनवर्ड्स टूवर्ड्स इन द कंट्री. फॉरेन कैपिटल देश में आना शुरू हो जाएगी. सो foreign capital की demand will rise, and once the demand will rise, the rate of exchange will also rise. So this is the method with the help of bank rate exchange control को हम achieve करेंगे. Now the second method is to regulate the foreign trade. अब हम जब foreign trade की बात करते हैं तो हमने पहले बताया था आपको foreign trade resembles import and export. तो अगर हम ये मानते हैं शुरुआती दौर में कि if the balance of payments are unfavorable, that means imports are greater than the exports. Imports are greater than the export. पैसा हमारे पास आ कम रहा है, जा ज़्यादा रहा है, तो मतलब हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं. तो अब हमें क्या कर ज़रूरत होगी कि हमें रेगुलेट करना होगा इम्पोर्ट को वाया डिफरेंट मेथड्स. हमें इम्पोर्ट के सब्स्टिट्यूट्स बनाना होंगे. हम इम्पोर्टेड कमोडिटी के टैक्सेस को बढ़ा सकते हैं, उनके टैरिफ्स को बढ़ा सकते हैं, तो हमें या इम्पोर्ट कोटाज लगा सकते हैं. देयर आर डिफरेंट अदर मेथड्स. सो वी हैव टू रेगुलेट द इम्पोर्ट्स वाया डिफरेंट मेथड्स. हमने कुछ नाम लिए आपके सामने, जैसे कि इम्पोर्ट कंट्रोल में इम्पोर्ट रेशनिंग हो गया, इंक्रीजिंग द टैरिफ्स एंड कोटाज हो गया, रेगुलेशन ऑफ कोटाज हो गया, या प्रोडक्शन ऑफ द सब्स्टिट्यूट फॉर द इम्पोर्ट जो जिन चीज़ों का करा जा रहा है उसका हम लोग सब्स्टिट्यूट तैयार कर सकते हैं अपने देश में. इसी तरीके से इम्पोर्ट लाइसेंसिंग कर सकते हैं हम लोग. देयर आर डिफरेंट मेथड्स. और एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अनफेवरेबल जोन को ख़त्म कर सकते हैं. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंट टाइप की हम सब्सिडीज़ दे दें, उनकी लाइट बिजली पानी अगर हम फ्री कर दें, रॉ मटेरियल सस्ता कर दें, या हम ये कह सकते हैं कि हम इनको किसी तरीके की जैसे फेयर्स और उसकी मदद से एक्सपोर्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं. तो इस तरह से हम फॉरेन एक्सचेंज को भी रेगुलेट कर सकते हैं. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द थर्ड मेथड ऑफ exchange control, that is you can say rationing of the foreign exchange. rationing बहुत सिंपल सी बात है. अगर हम इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें और आप देखें तो हमने यहाँ पे सेंट्रल बैंक के लिया. एक एक्सपोर्टर जब भी एक्सपोर्ट करता है तो ही अर्न्स सम फॉरेन करेंसी. एक्सपोर्टर माइट बी अ इंस्टीट्यूशन और अ मेल फीमेल और इट कैन बी अ पर्सन. सो इफ एनी एक्सपोर्टर just exports the goods, means sell the goods outside the country, he or she or that institution earns some foreign exchange. तो जो भी उसने फॉरेन करेंसी कमाई है वो लाके सेंट्रल बैंक में जमा कर दे. सो दिस इम्पोर्टर किसी भी फॉरेन कंट्री के किसी भी पर्सन को पेमेंट करने के लिए ही और शी नीड्स अ फॉरेन करेंसी, तो ये सेंट्रल बैंक पास अप्रोच करेगा और सेंट्रल बैंक इसको ये फॉरेन करेंसी दे देगा जिससे कि इम्पोर्ट का पेमेंट कर सकता है. तो इसका देखिए फ़ायदा ये होता है कि सेंट्रल बैंक कीप अ चेक ऑन हाउ मच करेंसी इज़ फ्लोइंग इनटू द कंट्री एंड हाउ मच फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज इज़ गोइंग आउट ऑफ द कंट्री. तो वहाँ पे वो चेक कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और कोऑर्डिनेट कर सकता है वाया डिफरेंट मीन्स कि हमारा जो आउटफ्लो है फॉरेन करेंसी का वो ज़्यादा हो, वो कम हो, और इनफ्लो हमारा ज़्यादा हो. फॉरेन करेंसी के इनफ्लो को वो फोकस कर सकता है, और अगर मान लीजिए कभी फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो ज़्यादा हो गया तो उसको वो ये सेंट्रल बैंक रोक भी सकता है वाया
these methods. So हम देखेंगे कि नेक्स्ट इज एक्सचेंज पेगिंग एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल भी है. हम उसको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एक्सचेंज पेगिंग. So sometimes the government fixes the rate of exchange either above or below the market rate reached in the market, and this process is known as exchange pegging. Say for example this is a market rate. गवर्नमेंट कभी कभी इसमें इसका जो रेट है वो इससे ऊपर सेट कर देती है, कभी कभी इस मार्केट रेट से नीचे अपने एक्सचेंज रेट को सेट कर देती है. तो अगर गवर्नमेंट इस मार्केट रेट से, जो कि नॉर्मल मार्केट में सेट है रेट फॉरेन एक्सचेंज का, उससे ऊपर कुछ रेट सेट करती है तो दैट इज नोन एज पेगिंग अप. सिमिलरली अगर कुछ इस मार्केट रेट से नीचे सेट करती है एक्सचेंज रेट को तो दैट इज नोन एज पेगिंग डाउन. सो वी कैन सी दैट एवरी कंट्री हैज टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द वॉर टाइम. अगर कोई जंग के दौरान है तो उसमें इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आती है. सो दिस रिजल्ट्स इन लोअरिंग डाउन द इंटरनल वैल्यू ऑफ द करेंसी. और उस वक्त जिस वक्त इन्फ्लेशन आएगा तो उस वक्त क्या होगा, अपनी कंट्री की करेंसी डाउन हो जाएगी, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी. But in such a situation, the government often does not want the external value of the currency to depreciate. Hence, it restores to exchange pegging. तो अगर वैल्यू डाउन हुई भी है तो बट ऑब्वियस एक्सटर्नल वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट कर जाएगी. गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी. तो वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज पेगिंग को ऑप्ट करते हैं ताकि उनकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में डेप्रिशिएट ना करे. Then moving towards the next method, that is blocked account. So when you're talking about the blocked account, as the word says, that when the government of the country is confronted with the difficult problem of scarcity of the foreign exchange, it imposes restrictions on the export of the capital or on the remittance of the fund to the foreign country. Government क्या करती है, अकाउंट्स को ब्लॉक कर देती है, सील कर देती है कि अब एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं हो सकता और फॉरेन रेमिटेंस भी नहीं हो सकता. ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप है जो कि सिर्फ वॉर टाइम में ही अडॉप्ट किया जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉकिंग शुरू कर देती है और रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोज कर देती हैं. जर्मनी वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल मेजर. लेकिन ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्श मेथड है तो नॉर्मली इसको यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी ग्रेट ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और कुछ लोगों ने इसको, कुछ और कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया था. लेकिन अब ये क्योंकि हार्श मेथड है तो इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस नहीं दिए जाते हैं. So now moving towards the next that is bilateral or the multilateral methods, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट्स की. तो अगर हम पेमेंट एग्रीमेंट की बात करें तो देयर आर टू डिफरेंट कंट्रीज A and B, and one country would be considered as a debtor and another country would be considered as a creditor. तो हम इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं. सो अंडर दिस एग्रीमेंट देयर आर प्रोविजंस दैट आर मेड फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अलोंग विद द इंटरेस्ट बाय द डेटर कंट्री टू द क्रेडिटर कंट्री. बहुत सिंपल सी बात है. फिर हम आगे अगर इसमें देखें तो इस एग्रीमेंट में क्रेडिटर कंट्री इज नॉट फ्री टू इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट्स फ्रॉम द डेटर कंट्री. क्यों? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर क्रेडिटर कंट्री इम्पोज कर देगी रिस्ट्रिक्शन डेटर कंट्री के ऊपर तो फिर उसके डेट्स को चुकाने में असमर्थ हो जाएगा. इसलिए इसमें अगर हमें पैसा पे करना है तो हमें मनादी नहीं करनी है. देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस एज टू द इम्पोर्ट्स के सामने वाला इम्पोर्ट करे और एक्सपोर्ट करे, जिससे कि वो कुछ पैसा कमाएगा फिर उसके लोन को वो चुका देगा. देन हम आगे बात करते हैं क्लियरिंग एग्रीमेंट. अगर हम क्लियरिंग एग्रीमेंट की बात करें तो हमें ये जानना पड़ेगा कि क्लियरिंग एग्रीमेंट सबसे पहले जो इस्तेमाल हुआ वो 1930 में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे स्टार्ट हुआ. इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ थी. देयर आर टू डिफरेंट कंट्रीज प्रोवाइडेड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लियरिंग अकाउंट्स एंड द पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट आर मेड थ्रू द मीडियम ऑफ दीज क्लियरिंग अकाउंट्स. तो एक तरह का हम मान लें कि एक अकाउंट खोला गया जिसका नाम हमने क्लियरिंग अकाउंट दिया और जितना भी पेमेंट है देना या लेना वो इन्हीं क्लियरिंग अकाउंट्स की मदद से पूरा हो गया. एंड अंडर द क्लियरिंग एग्रीमेंट द इम्पोर्टर ऑफ द टू कंट्रीज make the payment for the imported good not in terms of foreign country currencies but in the terms of domestic currency which is deposited in the clearing account in their respective countries. और उसके बाद उसका पेमेंट हो जाया करता था. तो अगर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बराबर होता था तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी. लेकिन अगर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बराबर नहीं होता था तो उस सिचुएशन में जो भी डिफरेंस आता था दैट वुड बी पेड इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड. तो फॉर एग्जांपल इंडिया ने और किसी और कंट्री एक्स ने अपना जो भी इस क्लियरिंग अकाउंट में पेमेंट करना था वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में किया.
अगर इनका और इस दो कंट्रीज़ का जो ट्रांजैक्शन से बराबर हो गए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो पैसा लगाया था वो ज़्यादा था, दूसरे ने कम था, तो जो डिफरेंस था दैट वुड बी पेड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। ये सिंपल सा एक एग्रीमेंट हुआ था। इसका एक बहुत ही सिंपल था, कंक्लूड हुआ था इटली और अर्जेंटीना के बीच में 1952। देन हम बात करते हैं ट्रांसफ़र मोरेटोरिया। इसके अंदर क्या था कि the payment of the imported goods or the interest of the foreign capital is not made immediately but after a lapse of certain predetermined period which is provided in the agreement between the two countries, and this is known as transfer moratoria। जो भी पेमेंट्स हैं वो एक टाइम के बाद ही होंगे और जो भी टाइम डिसाइड हो जाता है और उसको ही हम कहते हैं ट्रांसफ़र मोरेटोरिया। इसका बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था is to afford to the country concerned enough time to solve the foreign exchange problem। क्योंकि हमने कहा कि ठीक है आज फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेते हैं 91 में आपने किया, हम 3 साल बाद आपसे पैसा लेंगे, तो 3 साल का जस्ट टेक एन एग्जांपल, हाँ इसको दिस इज़ नॉट अ रियलिटी। तो 3 साल का ये टाइम इतना टाइम है कि जिसके अंदर आप अपनी फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। टाइम ले लीजिए और ये जो भी पेमेंट आपको इंपोर्ट का करना है या फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट वगैरह पे करना है, जो लोन आपने लिया था, तो इन 3 सालों के बीच में आप हमें पेमेंट किए गए 2 सालों या 1 साल के बाद या 6 महीने या 3 महीने के बाद, जितने में आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन कम्स द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या था, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल बिटवीन द टू कंट्रीज इज चेक्ड with the suitable measures. In addition to this, the payment of the foreign exporters instead of being made in one lump sum are made in easy installment। बहुत सिंपल सही तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए 10 लाख का पेमेंट है तो दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इंस्टॉलमेंट विच विल बी स्प्रेड आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन आता कंपनसेशन एग्रीमेंट, और ये एक तरह का बार्टर सिस्टम था जिसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट होना ही नहीं था। जो भी अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अगर बैलेंस हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको किसी सामान के बदले बदल लिया करते थे। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि द इम्पोर्टेंट कंट्रीज इम्पोर्ट्स टू द अदर कंट्री गुड्स ऑफ द सेम वैल्यू एज इट्स इम्पोर्ट। जितने का हमने माल आपसे खरीदा है हम उतने का आपको बेच देंगे, जितने का बेचे हम उतने का आपसे खरीद लेंगे। सो these are the different methods that will be considered while studying the export control, and we hope that all the points are clear to you, and if there are certain problems that are arising to you, you can easily comment us below, text us, WhatsApp me. Thank you and stay safe. Thank you.